तो आइए अब 7 का पंच में खबरों की शुरुआत करते हैं। तफसील के साथ कुछ बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं आज की। पश्चिम बंगाल की सियासत में बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है। ममता बनर्जी के सबसे नजदीकी सहयोगी रहे शुभेंदु अधिकारी खुलकर बागी हो गए थे और आज की ताजा खबर यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने अपनी विधानसभा सीट यानी विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। शुभेंदु अधिकारी के बारे में एक्सक्लूसिव खबर अब आपको यह बता दें कि बहुत जल्द वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक शुक्रवार शनिवार को अमित शाह को कोलकाता जाना है, लेकिन उसके पहले गुरुवार को ही यहां आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी दिल्ली और यहां पर उनकी औपचारिक तौर पर ज्वाइनिंग हो सकती है बीजेपी में और फिर वो शुक्रवार और शनिवार के दौरे में अमित शाह के साथ एक रैली भी कर सकते हैं। यानी ममता के खिलाफ बीजेपी ने एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा है ताकि ममता को घेरा जा सके और चुनाव में पटकनी दी जा सके। पहले मंत्री पद छोड़कर ममता को झटका दिया, अब विधायक पद छोड़कर ममता को बौखला दिया। मुंह पर सफेद मास्क, बदन पर सफेद कुर्ता पाजामा और हाथ में इस्तीफा लेकर जा रहे ये पश्चिम बंगाल की राजनीति के चर्चित चेहरे शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु ने आज विधायक पद से इस्तीफा देकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी से पूरी तरह नाता तोड़ लिया। लंबे समय से शुभेंदु ने ममता के खिलाफ बंगाल में बगावत छेड़ी हुई थी। শুভেন্দুর পরিবার ওই ছোট্ট 5 জন 7 জন 8 জনের পরিবার নয়। শুভেন্দুর পরিবার বাংলা বাঙালির পরিবার। लेकिन शुभेंदु की बगावत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ तो सियासत की नई तस्वीर की शुरुआत है। एबीपी न्यूज को जो सबसे एक्सक्लूसिव खबर मिली है उसके मुताबिक शुभेंदु कल परसों दिल्ली आएंगे और शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेंगे और फिर जब 19 दिसंबर को बंगाल में अमित शाह तूफानी दौरे के लिए बंगाल पहुंचेंगे तो शुभेंदु ही अमित शाह के सारथी रहने वाले हैं। रोज हजारों संख्या में टीएमसी छोड़ करके दूसरे पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं और टीएमसी पार्टी ऐसा है कि वहां रहने का लायक नहीं है लोगों का, ना लोकतंत्र है, ना किसी का सम्मान है, ना काम करने का अधिकार है। इसलिए बंगाल में जो परिवर्तन होने जा रही है उसमें जो शामिल होना चाहते हैं, बंगाल का विकास में जो योगदान देना चाहते हैं, वो टीएमसी छोड़ रहे हैं और भाजपा की तरफ आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का बंगाल की सियासत में सिक्का बोलता है। सियासी जानकारों के मुताबिक उनका बंगाल की 60 से ज्यादा सीटों पर दबदबा है। शुभेंदु अधिकारी ममता के बाद टीएमसी में नंबर 2 जनाधार वाले नेता हैं। जिस नंदीग्राम आंदोलन से ममता को बंगाल की सत्ता मिली थी उसका चक्रव्यूह शुभेंदु अधिकारी ने ही रचा था। अभी तक शुभेंदु नंदीग्राम के विधायक थे, जहां गांव-गांव में लोगों की जुबान पर शुभेंदु दादा दादा ही गूंजता है। और यही वजह है कि बीजेपी से पहले कांग्रेस भी शुभेंदु को अपने यहां आने का न्योता दे चुकी है, लेकिन शुभेंदु शायद बंगाल में बीजेपी का शुभ करने जा रहे हैं। और अब पश्चिम बंगाल के बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। असदुद्दीन ओवैसी अब यूपी में सियासी दांव खेलने पहुंच गए हैं। ओवैसी आज लखनऊ पहुंचे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर से मिले। दरअसल ओवैसी यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन के अपने तमाम साथियों को तलाश रहे हैं। आज ओवैसी ने योगी पर निशाना साधा और कहा कि मैं नाम बदलने नहीं, दिलों को जीतने आया हूं। यूपी में साल 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी हलचल हुई तेज। कल केजरीवाल ने यूपी के चुनावी रण में कूदने का ऐलान किया। आज हर यूपी निवासी एक ईमानदार और साफ नीयत वाली सरकार चाहता है जो केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है। इसलिए आम आदमी पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी।
आज ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर ने किया जन भागीदारी संयुक्त मोर्चे का ऐलान। बिहार चुनाव में कामयाबी मिलने के बाद अब एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की नजर देश के सबसे बड़े राज्य यूपी पर है। यूपी में विधानसभा चुनाव साल 2022 में होने हैं, लेकिन ओवैसी बिहार की तरह ही यूपी में भी छोटे छोटे दलों को मिलाकर बड़ा गठबंधन बनाने में जुट गए हैं। आज लखनऊ पहुंचे ओवैसी ने सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के मुखिया से मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर यूपी में एक नए राजनीतिक मोर्चे का ऐलान किया। हमने मोर्चा बना लिया है और मोर्चे को ताकत बना रहे हैं। माननीय ओवैसी जी के आने से निश्चित है कि ताकत मिली है। ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर ओवैसी बिहार चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं। अब यूपी में भी वो छोटे दलों के साथ मिलाकर चुनाव लड़ने की कवायद में जुटे हुए हैं। यकीनन मैंने आज हमारी बातचीत हुई है और एमआईएम पार्टी जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहेगी। ओवैसी यूपी में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो आज लखनऊ भी आए, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन का दर्द सताता नजर आया। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे दलों की गतिविधि बढ़ती देख बीजेपी हमलावर हो गई है। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने आज यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके केजरीवाल से लेकर ओवैसी और राजभर के संयुक्त मोर्चे पर जमकर निशाना साधा है। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाकर आए हैं और उनसे ओम प्रकाश राजभर हाथ में गले मिल रहे हैं। फिर अभी थोड़े दिन के बाद इनसे यहाँ पर केजरीवाल आ रहे हैं, वो गले मिलेंगे। तो ये सब देश बांटने वाले लोग हैं, तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति करने वाले, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। इन्होंने देश को बांटा है, ये जनता को भी बांटने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनको भी पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम करती है। और आज 6.5 वर्षों में जो काम आदरणीय मोदी जी ने देश में किया है, 60 वर्षों में नहीं कर पाई। बिहार में 5 सीटों पर जीत से उत्साहित ओवैसी की पार्टी बंगाल में भी चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि यूपी में बीजेपी को घेरने के लिए बने इस मोर्चे में कौन कौन सी पार्टियां शामिल होती हैं। और जैसे कि हम आपसे लगातार बताते आ रहे हैं कि एबीपी न्यूज आज से बदल गया है। हमारा लोगो बदला है, हमारा म्यूजिक बदला है, ग्राफिक्स बदले, लेकिन तेवर नहीं बदले हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एबीपी न्यूज की खबर के असर के बारे में अब आपको बताते हैं कि कैसे हम खबरों को अंजाम तक ले जाते हैं। विवादों में एक संगठन घिरा हुआ है पीएफआई नाम का, जिसके मुखिया हैं अब्दुल सलाम। इनको केरल सरकार ने बिजली विभाग से अब सस्पेंड कर दिया है। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने यह खुलासा किया था कि अब्दुल सलाम दंगों की साजिश रचने के आरोपों को सामना कर रहा है। पीएफआई का मुखिया है, लेकिन सरकारी तनख्वाह पर नौकरी भी केरल में कर रहा है। आज कार्रवाई होगी। जिस संगठन के दामन पर लगे हैं दिल्ली से लेकर यूपी तक हिंसा भड़काने के आरोप, जिस संगठन के कई लोग हाथरस कांड में हिंसा फैलाने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार हैं, विदेशों से मिले चंदे पर फल फूल रहे उस संगठन का नाम है पीएफआई। जी हां, पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये वो कट्टर इस्लामिक संगठन है जिसकी गतिविधियों पर देश की कई जांच एजेंसियों की नजर है। अब उसी पीएफआई के मुखिया अब्दुल सलाम पर बड़ी कार्रवाई हुई है। केरल के बिजली विभाग में तैनात अब्दुल सलाम को केरल सरकार ने नौकरी से सस्पेंड कर दिया है। केरल सरकार ने अपने आदेश में लिखा है, अब्दुल सलाम बिजली विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात था। इसके साथ ही वो एक ऐसी संस्था का राष्ट्र प्रमुख बना हुआ था जिसके बारे में कई जगहों से चंदा लेने के आरोप हैं। अब्दुल सलाम के खिलाफ विजिलेंस जांच बैठाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया है। एबीपी न्यूज की खबर के असर की वजह से ही पीएफआई के मुखिया पर ये कार्रवाई हुई है, क्योंकि एबीपी न्यूज ने खुलासा किया था कि अब्दुल सलाम पीएफआई जैसी संस्था से जुड़े होने के साथ ही सरकारी तनख्वाह भी उठा रहा है। एबीपी न्यूज के खुलासे के बाद केरल सरकार हरकत में आई और अब्दुल सलाम के खिलाफ विजिलेंस जांच बैठा दी गई। फिलहाल एबीपी न्यूज के खुलासे के बाद केरल सरकार ने पीएफआई के चेयरमैन अब्दुल सलाम पर कार्रवाई की है, लेकिन अभी तक पीएफआई को मिलने वाले चंदे को आयकर विभाग की छूट मिली हुई है। ऐसा तब है जब पीएफआई पर हिंसा भड़काने के लिए फंडिंग करने के आरोप लगते रहे हैं। भारतीय सेना की जाबाज डेयरडेविल्स टुकड़ी ने नया इतिहास आज रच दिया है।
डेयरडेविल्स टुकड़ी के एक जवान ने बुलेट की टेल लाइट पर सवार होकर सबसे लंबी दूरी का सफर तय किया है। ये दिलचस्प खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। तेज रफ्तार बुलेट और बुलेट पर हैरत अंगेज करतब। बुलेट की टेल लाइट पर बैठे ये हैं लांस नायक मिशाल बावन राव। लांस नायक राव ने सेना की डेयरडेविल्स टुकड़ी के नाम एक और खिताब दर्ज करवाया है। बावन राव ने बुलेट की टेल लाइट पर बैठकर 111 किलोमीटर की दूरी तय कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तस्वीरें एमपी के जबलपुर की हैं। इस अद्भुत पल को देखने के लिए वन सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर के गौरी शंकर परेड ग्राउंड में भारी भीड़ जमा हुई थी। डेयरडेविल्स की टीम के इस कीर्तिमान को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। लांस नायक राव इस विश्व रिकॉर्ड को पूरी टीम की मेहनत का फल बता रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ये करके मेरे को। आज मतलब 2 साल का मेहनत आज पूरा होगा हमारा, और मतलब इसमें पूरे टीम का बहुत सपोर्ट था। मेरा जितना भी इस रिकॉर्ड को बनाने में योगदान है, उससे ज़्यादा कई गुना मेरे टीम का मेरे को सपोर्ट मिला, और मेरे पेरेंट्स भी आए आज, उनके आशीर्वाद और मेरी मेहनत और टीम की मेहनत से ये पूरा रिकॉर्ड हो गया। कुछ 100 का हमने टारगेट रखा था, लेकिन फाइनल के दिन जो हो गया था, मतलब हो गया 111 तक चला गया। बहुत अच्छा लगा, 100 का टारगेट रख के 111 तक चला गया। अभी अगला रिकॉर्ड फिलहाल 2 महीने के बाद बनाया जाएगा। उसकी तैयारी पूरी चल रही है हमारी। हमारे एक टीम मेंबर है, उनकी तैयारी चल रही है। कीर्तिमान की शुरुआत सुबह 8:35 पर हुई, जब लांस नायक गजानन ने ग्राउंड का चक्कर लगाना शुरू किया, और लगभग 11:02 पर 249 चक्करों के बाद डेयरडेविल्स टीम में नया कीर्तिमान दर्ज हो गया। इस खिताब के लिए लांस नायक राव ने कुल 111 चक्कर लगाए हैं। इस कार्यक्रम में एमपी हाई कोर्ट के एक्टिंग जस्टिस संजय यादव, लेफ्टिनेंट जनरल बीएस मिन्हास समेत कई अधिकारी मौजूद थे। और 7 का पंच में अब बात कर लेते हैं उद्धव सरकार की को लगे एक जोरदार झटके की। मुंबई के कंजूर मार्ग पर बन रहे मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट पर उद्धव ठाकरे सरकार को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए आदेश दिए हैं। दरअसल पहले ये मेट्रो शेड मुंबई की आर्य कॉलोनी में बन रहा था। फडणवीस सरकार तो गई, उद्धव सरकार ने इसे कंजूर मार्ग शिफ्ट कर दिया था, लेकिन अब कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका। कंजूर मार्ग मेट्रो कार शेड के नाम पर लगी रोक। मेट्रो कार शेड पर केंद्र बना महाराष्ट्र सरकार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के कंजूर मार्ग मेट्रो कार शेड के नाम पर तत्काल रोक लगाने का फैसला सुनाया है। फैसला केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल याचिका पर आया है। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जमीन पर अगली सुनवाई तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख फरवरी में तय की है। अब इसको लेकर महाराष्ट्र में सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी उद्धव सरकार पर हमलावर है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आरे में कार शेड का निर्माण शुरू हुआ था। ये सारी चीजें मालूम होते हुए भी और 100 करोड़ का काम पूरा होने के बाद महाराष्ट्र जो किया आ रही है, शिवसेना की नई नवेली नेता हैं और जानी मानी अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया है। उर्मिला ने मामले की शिकायत साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी है। अभी पिछले ही हफ्ते उर्मिला मातोंडकर शिवसेना में शामिल हुई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।